हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी डिस्कवरिंग टर्ट का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इसकी आधी कहानी हम लोग इसके पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप इस कहानी को आगे पढ़ें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले अभी हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हावर्ड कार्टर ने टर्ट की मम्मी की खोज की और जब उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने उस ताबूत को खोला तो उन्होंने पाया कि जो टर्ट की बॉडी थी वो उनकी अंत्येष्टि क्रिया के समय यूज हुई किशमिश की वजह से वो इतनी हार्ड हो गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सीमेंट के द्वारा उसको उसमें फिक्स कर दिया गया हो और कोई भी उचित शक्ति उसको वहाँ से नहीं निकाल सकती थी। तो आगे कार्टर लिखते हैं व्हाट वॉज टू बी डन, कि अब क्या किया जाए। तो कार्टर ने क्या किया देखते हैं। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen the resins. अब क्या हुआ, कार्टर हमें बता रहे हैं कि मिस्र के सुदूर दक्षिणी भाग में सूर्य हथौड़े की भांति चोट कर सकता है और कार्टर ने इसका प्रयोग किशमिशों को ढीला करने के लिए किया। मीन्स इतनी ज़्यादा वहाँ गर्मी होती है कि कार्टर ने सोचा कि क्यों ना इन किशमिशों को धूप में रखकर उनको लूज किया जाए। फिर क्या हुआ, फॉर सेवरल आवर्स, यानी कि बहुत घंटों तक। अभी कहानी को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप इस मैप को देख लें। यहाँ पर वैली ऑफ किंग, ये जहाँ पर टॉम्ब ऑफ टूटनखामुन जो मिली थी, देख लें आप इसको ध्यान से। आगे देखते हैं। He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. और फिर कार्टर ने क्या किया, उन्होंने मम्मी को बाहर ब्लेजिंग सनशाइन यानी कि झुलसती हुई धूप में 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया। बट क्या हुआ, कुछ हुआ क्या उससे, नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। बज मीन्स हिलना, कुछ भी नहीं हिला, मीन्स कुछ नहीं हुआ। वो किशमिश जो थी वो लूज नहीं हुई। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब वो आगे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है। He reported with scientific detachment, उन्होंने वैज्ञानिक निर्लभ भाव यानी साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ में ये लिखा या ये रिपोर्ट किया, बताया कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल यानी कि वो जो ठोस पदार्थ यानी कि वो जो किशमिश जम गई थी उसमें उसका उन्होंने क्या किया, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, उठाने से पहले किसको, जो किंग्स रिमेन्स यानी कि जो किंग की जो मम्मी थी उसको उसके उस ताबूत में से निकालने से पहले उन्होंने उस ठोस मटेरियल को उसकी बॉडी से अलग करने के लिए उसे चिज़ल्ड मीन्स छेनी से उसके अंगों, कुछ अंगों को यानी कि बीनीथ लिम्स एंड ट्रंक्स यानी कि कुछ ये जो धड़ के नीचे के जो भाग हैं उनको छेनी से काटना पड़ा। यानी कि कोई भी जब पॉसिबल शक्ति उसको हिला नहीं पाई, उन्होंने धूप में भी रखा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने लिखा कार्टर ने कि उन्होंने उसकी बॉडी को उसमें से निकालने से पहले उनको क्या करना पड़ा, उस ठोस मटेरियल को अलग करने के लिए उन्हें छेनी से उसकी बॉडी को धड़ के नीचे से और कुछ अंगों से उसको काट कर अलग करना पड़ा। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In his defense, अपने बचाव में जो कार्टर ने अपना जो तर्क दिया उसके पास कोई बहुत ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने ये कहा कि अगर वो मम्मी को काट कर अलग नहीं करते, अगर उस तरीके से नहीं निकालते बाहर, तो क्या करते, चोर जो हैं थीफ, वो जरूर ही रात में क्या करते, निश्चित रूप से सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से उस मम्मी को तोड़ फोड़ डालते और उस किसके लिए,
उसका जो गोल्ड था उसको उस मम्मी से दूर करने के लिए, यानी कि चोरी करने के लिए, वो मम्मी को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ देते। इसलिए हमने पहले ही उसको जहाँ से ज़रूरी हुआ वहाँ से काट कर उस मम्मी को बाहर निकाल लिया, या जो उसके जो भी सामान था उसके साथ में उसको भी निकाल लिया। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. अब टुट के साथ में इतना सारा जो गोल्ड था या जो रिचेस थे वो क्यों दफनाए गए थे, उसका यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है कि टुट के समय में जो राजा लोग थे वो एकदम फेबुलसली यानी कि विस्मयकारी रूप से धनी थे, और वे सोचते थे या ऐसी आशा करते थे कि वो अपना जो धन है वो अपने साथ में ले जा सकते हैं। और क्यों ले जा सकते हैं? फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब क्या क्या सामान था उनके साथ में, क्यों ले, और ये क्यों क्या सोचा करते थे उसके बारे में? उन्हें लगता था कि राजा टुट की जो दूसरी दुनिया की यात्रा है, यानी कि जो मरणोपरांत जो जीवन है उसमें ये सारी चीज़ें उनके काम आएंगी, और इसलिए उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें उनके साथ में रख दी? प्रीसियस कॉलर, बहुमूल्य हार, इनलेड नेकलेस, जड़ाऊ हार, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, ये जो अंगुस्ताने होते हैं उंगलियों और अंगूठों में पहनने के लिए, जो एक आप जैसे दस्ताने होते हैं उस तरीके से आप कह सकते हैं, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जो अंदर का जो उनका कवच था या जो इनर कॉफिन जो ताबूत था अंदर वाला, और उसके ऊपर जो गोल्ड का मास्क बना हुआ था वो जिसको आइकॉनिक कहा गया है, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। और ये सारी चीज़ें जो थी वो कैसी थी? प्योर गोल्ड की थी। To separate Tut from his adornments, Carter men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. और अब क्या हुआ कि जो टुट के लोग जो कार्टर के लोग थे जो कि उसके साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने टट को उसके जो एडोरमेंट यानी कि जो भी उसके साथ में जो गहने थे उसको उनके अलग करने के लिए क्या किया? उसका टट का जो सर था और उसका लगभग सभी जो मेन जॉइंट्स थे बॉडी के उसको काट कर अलग कर दिया, और अलग कर करके पूरी जो भी ज्वेलरी वो उनके बॉडी पर थी उसको वहाँ से निकाल लिया। और फिर जब वो अपना ये काम जो था उसको उन्होंने ख़त्म कर लिया, वंस दे हैड फिनिश्ड, जब वो ये सब कर चुके, फिर उन्होंने दोबारा से जो उसके तट के जो अवशेष थे उन्हें एक लकड़ी के बॉक्स में यानी कि संदूक में रेत की परत पर फिर से जोड़ दिया, और अपने हाथ की गद्दियों से जो बीच बीच में जो टूट फूट हुई थी, उन्होंने अंगों को काटा था, उनको बीच में रेत डाल के दबा दबा कर उसको सही कर दिया, कंसील कर दिया, छिपा दिया, और तब से अभी तक टुट जो है उसी बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने उस लकड़ी के संदूक में रेत बिछाकर उस पर टुट की जो बॉडी थी उसको रख दिया था, आज भी वो उसी कंडीशन में रखी गई है। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. अब हमारे ऑथर हमें बता रहे हैं कि बीच के दशकों में यानी कि जब उनकी खोज हुई और उसके बाद से जब कि वो ये बात कर रहे हैं, तब से जो बीच का जो टाइम है उसमें आर्कियोलॉजी यानी कि जो पुरातत्व विज्ञान है वो बहुत बदल गया है। कैसे बदल गया है? फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड
इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। जैसा कि पहले हमें बताया गया कि कार्टर ने उनकी बॉडी को निकाला और सिर्फ किन चीज़ों पर अध्ययन किया, जो उनके साथ में जो धन दौलत सामान प्राप्त हुआ था। तो अब ये जो पुरातत्व विज्ञान है जो बदल गया है, तो उसके लिए हमारे ऑथर बता रहे हैं कि अब क्या हुआ है। और अब जो पुरातत्व विज्ञान के जो लोग हैं जो करते हैं, उनका ध्यान धन दौलत से हटकर जीवन के रोचक विवरण, और वो रोचक विवरण क्या है, मृत्यु और उसकी जो भी रहस्यमयी जो चीज़ें हैं कि कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ, उसके जीवन के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में जो रहस्यमयी चीज़ें हैं उन पर केंद्रित हो गया। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और अब क्या होता है कि जो पुरातत्व विज्ञान है वह और अधिक जटिल औजारों का प्रयोग करता है और जिसमें मेडिकल तकनीकी भी शामिल है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब क्या बता रहे हैं कि कार्टर की खोज के 40 वर्ष पश्चात, लगभग 40 वर्ष पश्चात 1968 में क्या हुआ, एक शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी में शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर, उन्होंने कार्टर की मम्मी का एक्सरे किया और एक बहुत ही स्टार्टलिंग यानी कि दंग कर देने वाला तथ्य जो था वो हमारे सामने रखा। क्या बताया, क्या उन्होंने पता किया कि टट की जो बॉडी थी उसकी छाती पर कठोरता से जमी जो किशमिश थी उसके नीचे उसकी छाती की हड्डी व 2 अगली पसलियां जो थीं वो गायब थीं। ये इनको एक्सरे करने के बाद पता चला। फिर क्या हुआ, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. अब क्या हुआ कि जो टट की जो बॉडी थी या जो मम्मी थी उसकी जो खोज थी 1922 में हुई, उसके बाद 1968 में उसका एक्सरे हुआ और अब ये बात हो रही है 2005 की, जबकि टट की बॉडी का CT स्कैन किया गया। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि आजकल टुडे यानी कि उस समय की बात हो रही है 2005 की, जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग यानी कि नैदानिक जो चित्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि जो CT स्कैन हम लोग बोलते हैं उसके द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सैकड़ों एक्सरे अनुप्रस्थ काट द्वारा ब्रेड के टुकड़ों की भांति एक साथ रखकर वास्तविक 3-डायमेंशनल शरीर की रचना की जा सकती है। What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? लेकिन हमारे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि जो उसका एक्सरे हो चुका था 1968 में उससे ज़्यादा बढ़कर CT स्कैन टट के बारे में और क्या बताएगा। क्या वह ये उत्तर दे सकता है जो कि उसके बारे में जो 2 बड़े प्रश्न हैं टट के बारे में कि वह कैसे मरा और उसकी जो मृत्यु हुई उस समय उसकी आयु क्या थी, क्या CT स्कैन से इसका पता चल सकता है। आगे, King Tut's demise was a big event, even by royal standards. He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty. अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अब टट के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि किंग टट की जो मृत्यु थी या देहांत था वह राजसी परिणामों के अनुसार भी एक बहुत बड़ी घटना थी। वह अपने कुल का अंतिम शासक था या अंतिम सदस्य था, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। और उसकी फ्यूनरल यानी कि उसकी जो डेथ हुई थी और उसका क्या हुआ था, रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, डेथ रैटल यानी कि क्या हुआ, उसकी मृत्यु यानी कि एक राजकुल की मृत्यु थी। मीन्स जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वह अपने वंश का अंतिम वंशज था,
अंतिम उत्तराधिकारी था और उसकी भी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका कोई बेटा एटा नहीं था, इसलिए उसी के साथ में एक राजकुल की भी मृत्यु हो गई। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन वह कैसे मरा और उसकी मृत्यु का क्या परिणाम हुआ वो अभी तक स्पष्ट नहीं। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. अब यहाँ पर हमें टट की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। अमेनहॉटेप थर्ड, ये कौन थे? टट के फादर या ग्रैंडफादर, पिताजी थे या दादाजी थे। और ये कौन थे? वॉज अ पावरफुल फेरो, एक बहुत ही शक्तिशाली फेरो या किंग थे, जिन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशक तक राज्य किया। 4 decades, 4 दशक तक राज्य किया। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. अब इनके बाद में इनका बेटा अमेनहॉटेप फोर्थ इनका उत्तराधिकारी बना, या वो इनके बाद में राजा बने और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का प्रारंभ किया। किन्होंने? अमेनहॉटेप फोर्थ ने। अब कैसे विचित्र युग का प्रारंभ किया? द न्यू फेरो कौन? अमेनहॉटेप फोर्थ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क, चेंज्ड हिज नेम टू Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to a new city of Akhetaten known now as Amarna. क्या किया इन्होंने? कैसे विचित्र युग का प्रारंभ किया? इन्होंने एटन यानी कि सूर्य चक्र की उपासना या पूजा जो थी उसको प्रमोट किया, उसको बढ़ावा दिया। अपना नाम इन्होंने चेंज कर लिया, अमेनहॉटेप फोर्थ से अखेनेटन रख लिया, जिसका मीनिंग यानी कि अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ एटन, यानी कि एटन का सेवक। और इन्होंने क्या किया? अपनी धार्मिक राजधानी रिलीजियस कैपिटल को जो कि थीब्स में थी उसको वहां से बदलकर एक नई सिटी यानी कि अखेटेटन को अपनी धार्मिक राजधानी बना लिया, जो कि आज के समय में अमारना के नाम से जानी जाती है। और क्या किया? He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. और उन्होंने क्या किया? अपनी प्रजा को, अपने लोगों को और ज़्यादा शॉक में डाल दिया और ज़्यादा डरा दिया। क्या करके? बाई अटैकिंग अमुन। अमुन कौन है? ये इनके देवता हैं, एक प्राचीन देवता जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। उन पर अटैक करके। कैसे? स्मैशिंग हिज इमेज, उनकी जो मूर्तियाँ थी उनको तोड़वा दिया, उनके मंदिरों को बंद करवा दिया। ये सारे काम करके इसलिए कहा गया कि इन्होंने एक बहुत ही विचित्र युग की जो स्थापना थी वो की, या नए युग का प्रारंभ किया। जिनकी पूजा होती थी अमुन, उनकी मूर्तियाँ तोड़वा दी, उनके मंदिर तोड़वा दिए और एक नए देवता की पूजा आरंभ करवा दी। और वो देवता कौन है? एटन या द सन डिस्क, यानी कि एटन या सूर्य चक्र आप बोल सकते हैं उसको। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. अब जो लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निर्देशक जिनका नाम है रे जॉनसन, वो कहते हैं, उन्होंने क्या कहा? It must have been a horrific time, कि यह बहुत ही भयानक समय रहा होगा। और ये थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा कि ये वर्ड किसने कहे थे और क्या वर्ड्स थे, यानी कि इन्होंने, रे जॉनसन ने क्या कहा था, या ये जो शब्द कहे गए हैं कि ये बहुत ही प्राचीन ये बहुत ही भयानक समय रहा होगा, ये किसने कहा था। आगे देखते हैं। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड and then Akhenaten went a little wacky. और जिस परिवार ने शताब्दियों तक राज्य किया था अब वह समाप्त हो रहा था, और अब ये जो अखेनेटन था ये अब कुछ सनकी हो गया था। वैकी मीन्स सनकी। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare
appeared briefly and excited with hardly a trace. अब ये जो अखेनेटन थे, इनकी डेथ के बाद, इनकी मृत्यु उपरांत एक रहस्यमय शासक जिसका नाम था इसमेन खेक्रे एपियर्ड, यानी कि प्रकट हुआ, यानी कि उसने राज्य किया और एक बहुत ही छोटे ही समय बाद, बहुत ही कम समय में एग्जिटेड, चला भी गया और बिना कोई चिन्ह छोड़े। यानी कि इनकी मृत्यु के बाद में एक रहस्यमय शासक जिसका नाम इसमेन खेक्रे था वह प्रकट हुआ, यानी कि उसने मिस्र पर राज किया, और लेकिन बहुत ही थोड़े समय बाद वह गायब भी हो गया बिना कोई चिन्ह छोड़े। मीन्स उसका कोई पता नहीं था वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया। इसके बाद and then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut as he widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. अब वो जो राजा मिस्टीरियस आया था उसके बाद में बहुत ही वेरी यंग, यानी कि बहुत कम उम्र के टुटअनखेटन ने गद्दी संभाली। ये कौन थे टुटअनखेटन, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, और ये टट के नाम से विख्यात हुए या आज जाने जाते हैं। और ये जो बॉय किंग, यानी कि बहुत कम उम्र में राजा बने थे, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 9 या 10 वर्ष की उम्र में ही ये राजा बन गए थे। इन्होंने अपना नाम बदलकर टुटअनखैमुन रख लिया, यानी कि इनके पिताजी ने इनका नाम ये एक्टन के नाम पर रखा था, सूर्य चक्र जिसकी उपासना उन्होंने शुरू की थी, और इन्होंने फिर से अपना नाम चेंज किया जब ये आए, और इन्होंने क्या कर लिया, अमुन के नाम पर अपना नाम रखा, जो कि इनके प्राचीन देवता थे जिनकी मूर्तियां इनके पिताजी ने तोड़वा दी थी। और इसका क्या मतलब होता है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, यानी कि अमुन की जीवित मूर्ति। और फिर से इन्होंने पुराने रेस्टोरेशन, यानी कि पुनः स्थापना, ओल्ड वेज, पुराने जो इनकी परंपराएं थी, पुराना जो ढंग था उसका फिर से रेस्टोरेशन किया उनको, यानी कि दोबारा से उनको उनकी शुरुआत कराई। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, उन्होंने लगभग 9 वर्ष तक राज किया। उसके बाद वह अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि कैसे हुई, क्या हुई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. अब यहाँ पर जो इजिप्ट की ममीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है कि जो टुट की ख्याति है, यानी कि जो राजा टट हैं, जो जितनी उनको प्रसिद्धि मिल गई उनकी टॉम की खोज के बाद में, उसको छोड़ दिया जाए, या उनकी जो स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, यानी कि उनके भाग्य के बारे में जो अटकलें हैं, लोग उनके बारे में जो भी अंदाजे लगाते रहते हैं, उन सबको अगर छोड़ दिया जाए, किनारे कर दिया जाए, तो टुट भी क्या है, जो बहुत सारी इजिप्ट की और ममी हैं उनमें से एक ममी है। हाउ मैनी? कितनी? नो वन नोज, कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारी ममी हैं वहाँ पर, और टट की ममी भी उन्हीं में से एक है। The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. क्या बता रहे हैं कि मिस्र का जो ममी प्रोजेक्ट, जिसने 2003 के अंत में गणना आरंभ की थी, यानी कि मिस्र की जो ममी हैं उनकी जो गणना शुरू की गई थी वो 2003 के लगभग लास्ट में शुरू की गई थी, और इस प्रोजेक्ट का नाम था मिस्र का ममी प्रोजेक्ट, जिसने अभी तक 600 ममी की गणना की जा चुकी है उसमें, और अभी भी की जा रही है, अभी भी गिनती जो है वो। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। और मम्मी को खोजने के बाद में जो अगला फेज था इसका, यानी कि इसका अगला जो चरण था वो क्या था, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सिटी मशीन के जो निर्माता थे सीमेंस के द्वारा दान में दी गई पोर्टेबल, यानी कि सुवाह जिसको कहते हैं, जिसको आसानी से इधर उधर मूव किया जा सके, ऐसी मशीन के द्वारा मम्मी का निरीक्षण करना या पर्यावलोकन करना था। किंग टट is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regularly ahead
ऑफ हिज कंट्रीमैन। और राजा टट की मम्मी सबसे पहले जो सिटी स्कैन होने वाली मम्मियों में से थी, यानी कि टट की जो मम्मी थी उसका सबसे पहले सिटी स्कैन किया गया था। और वह क्या कह रहे हैं हमारे ऑथर, अपने जीवन की भांति मृत्यु में भी वह अपने देशवासियों से राजसी ढंग से आगे बढ़ा। यानी कि जैसे वो जीवन में सबसे आगे था, यानी कि राजा था और उतनी सारी धन संपदा थी उसके पास, अपने देशवासियों से वह आगे था, उसी तरीके से मृत्यु में भी के बाद भी वो सबसे पहले आगे बढ़ा। मीन्स उसकी जो बॉडी थी उसका सिटी स्कैन सबसे पहले किया गया। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in cross-section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure. Takes one airy detail in the resulting image. अब क्या हुआ, एक सीटी मशीन के द्वारा मम्मी के सिर से पंजे तक का पर्यावलोकन किया गया, यानी कि निरीक्षण किया गया, और एक्सरे के क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल चित्र बनाए गए। टुट के सिर का अवलोकन 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया गया ताकि उसकी जटिल रचना को दर्ज किया जा सके। विद टट्स एंटायर बॉडी similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that winged goddesses of a glided burial shrine protected for so long. अब क्या हुआ, और परिणाम स्वरूप चित्र में उसका अलौकिक विवरण था। उस टुट के समस्त शरीर का जो चित्र था वो इस प्रकार तैयार किया गया, और तैयार करने के पश्चात में रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और शरीर रचना के जो विशेषज्ञों का एक दल था, उन्होंने रहस्यों की जांच पड़ताल करनी आरंभ की। किसकी? जिसकी रक्षा सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियां अभी तक कर रही थी। जैसा कि इनकी मान्यताओं के अनुसार था कि जो भी उसमें दफनाए गए थे उनकी जो सुरक्षा है वो विंग्ड गॉडेस, यानी कि जो पंखों वाली जो देवियां हैं वो लोग उसकी अभी भी जो सुरक्षा कर रही थी। ऐसे मम्मी की या ऐसी टट की मम्मी की सिटी स्कैन की गई, उसका निरीक्षण किया गया। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that had the scanner. क्या हुआ अब यहाँ पर हमारे ऑथर हमें उस समय के बारे में बता रहे हैं जब टट की बॉडी का सिटी स्कैन किया गया। स्कैन की रात को, द नाइट ऑफ स्कैन, यानी कि जिस रात को उस टट की बॉडी का सिटी स्कैन किया गया, उस समय वर्कमैन यानी कि जो भी श्रमिक थे, कार्य करने वाले, वो टट की बॉडी के का जो वो संदूक था जिसमें उसको रखा गया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, लाइक पाल बियरर्स, यानी कि जो पालकी उठाने वाले लोग होते हैं, वो लोग एक पालकी वाले उठाने वालों की भांति एक ढलान रैंप पर और फिर सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर भंवरों में उड़ते हुए रेत में आए। यानी कि जो ऐसा रेत उड़ रहा था और कैसे कैसे जो रास्ते थे उन पे चढ़ते उतरते हुए वहाँ तक वो आए। फिर क्या हुआ, फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उसे ट्रेलर में ले गए जिसमें स्कैनर रखा था। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quiet because of sand in a cooler fan. Curse of the pharaoh, joked a guard nervously. अब क्या हुआ, 20 मिनट बाद दो आदमी बाहर आए और दौड़कर समीप के कार्यालय में गए और दो सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे लेकर लौटे। क्यों लौटे भाई ये दो प्लास्टिक के पंखे लेकर? क्योंकि द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। क्योंकि ये जो $10 लाख वाला स्कैनर बंद हो गया था क्योंकि उसका ठंडा करने वाले
पंखों में रेत भर गया था। जैसा कि उन्होंने ऊपर बताया है कि उस समय बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, रेत उड़ रहा था। तो तभी वहाँ पर के जो एक गार्ड था यानी कि रक्षक जो था उसने बोला कर्स ऑफ द फेरो, यानी कि फेरो का शाप। एकदम वो घबरा के बोला, जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लोग मानते हैं कि मम्मीज़ की रक्षा उनके कुछ देवता करते हैं और जो उन्हें डिस्टर्ब करता है उनको शाप लगता है। तो वो लोग उसी भावना से ग्रसित होकर बोले कि अरे ये तो फेरो का श्राप है, मीन्स पंखा काम करना बंद कर गया। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. और अंत में जो ये सब्स्टिट्यूट फैन यानी कि बदले में काम करने वाले जो पंखे लाए गए थे उन्होंने कार्य पूरा होने तक ठीक से काम किया। After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. और क्या हुआ, ये चेक करने के पश्चात कि कोई भी जो डाटा है या सूचना है वो गुम नहीं हुई थी, खोई नहीं थी, जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने टुट जो मम्मी थी उसको फिर से वर्कमैन के हाथों में सौंप दिया और वे उसे वापस उसके मकबरे में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. अपने ताबूत से बाहर ले जाए जाने के 3 घंटे के अंदर फेरो उसी स्थान में आराम करने लगा जहां पर दफन करने वाले पुजारियों ने उसे बहुत पहले लेटाया था। यानी कि इस सारे प्रोसीजर में 3 घंटे का लगभग समय लगा, उसको निकाला गया और वापस 3 घंटे के अंदर उसको उसकी कब्र में लिटा दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. अब ट्रेलर में लौटकर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टट के कई आश्चर्यजनक चित्र या जो पिक्चर्स थी वो बनाई या खींची। A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every डायरेक्शन। और फिर क्या हुआ कि पिक्सल जो थे उनको बिखेरने से, स्कैटर करने से एक ग्रे यानी कि थोड़ा धुंधला सा सिर प्रकट हुआ और टेक्नीशियन ने उसको हर दिशा में घुमाया और टेढ़ा किया, यानी कि हर तरीके से उसकी जांच की। नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomy class। और वर्टिब्रे यानी कि जो रीढ़ की हड्डी थी वो बिल्कुल ऐसी क्लियर स्पष्ट हुई जैसे कि अनाटमी की कक्षा में। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड अ ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल। अन्य चित्रों में हाथ और पसली, पिंजर यानी कि जो पसलियां थीं और खोपड़ी का अनुप्रस्थ प्रकट हुए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। अब जो तनाव था, जो टेंशन थी वो समाप्त हो चुकी थी। Sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. अपनी कुर्सी पर बैठकर जाही हवास जो थे वो मुस्कुराए और अब वो राहत महसूस कर रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा था, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। यानी कि जो सीटी स्कैन का जो प्रोसीजर था वो बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. और उन्होंने कहा कि मैं पिछली रात यानी कि जब सीटी स्कैन होना था उससे 1 दिन पहले मैं बिल्कुल भी नहीं सो सका क्योंकि मुझे बहुत चिंता थी, लेकिन अब लगता है कि मैं जाकर सो सकता हूँ। किसने कहा? जाही हवास ने। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एक इमेज है, ये किसकी है? म्यूरल वही जो बताया था, जो उनकी कब्र पर जो चित्र बने हुए थे ये उन्हीं में से एक है। और ये किसकी है? म्यूरल इन किंग टट्स टॉम शोइंग किंग टट विद ओरिसिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। यानी कि जो मृत्युपरांत जीवन जो है उसके जो देवता हैं ओरिसिस, उनके साथ में टट की इमेज है जो कि उनके म्यूरल्स यानी कि जो टॉम्ब पर जो चित्र थे उनमें बनी हुई थी। By the time we left the trailer, descending mental stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. जब हम ट्रेलर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए,
लेफ्ट द ट्रेलर यानी कि जब हम ट्रेलर से आए, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स यानी कि जब हम धातु की सीढ़ियों से उतरकर सैंडी ग्राउंड में आए, तब क्या हुआ, तब पवन जो हवा थी वो बंद हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, अभी तक ये जो किंग्स वैली थी यानी कि जिसमें जो ये ममीज दफनाई गई थी, उनकी जो वादी थी, वैली थी, उसमें सर्दी की हवा बिल्कुल कैसी थी, ठंडी थी, शांत थी और बिल्कुल कैसी, मृत्यु के समान। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम स्टूड ओरियन, द constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of the Osiris, the god of afterlife, watching over the boy king. और टुट के मकबरे का जो एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था, उस पर तारामंडल ओरायन खड़ा था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओरिसिस की आत्मा मानते थे। किसको, ये जो ओरायन है उसको ओरिसिस की आत्मा मानते थे कि वह वहाँ पर जो मम्मी हैं या जो सोल्स हैं लोगों की, उनकी रक्षा करते हैं। ओरिसिस जो अगले जीवन का आफ्टर लाइफ देवता है, वह बालक राजा पर निगाह रखे हुए था यानी कि उसकी रक्षा कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर डिस्कवरिंग टट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।